हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के साइंस के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि क्लास 10th के साइंस का पेपर 80 मार्क्स का आता है। 80 मार्क्स से अप्रोक्स 30 मार्क्स की आपकी बायोलॉजी आती है, और उस 30 मार्क्स में से 5 to 6 नंबर्स के जो क्वेश्चन हैं वो हमारे इस लाइफ प्रोसेस में से आते हैं। तो पहले बच्चों हम ये समझेंगे कि लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है। तो देखो बच्चों, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, सपोज हमने ह्यूमन बीइंग ले लिया, उस ह्यूमन बीइंग को सरवाइव करने के लिए किस किस फिनोमिनास की, किस किस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो उस ह्यूमन बीइंग को सरवाइव करने के लिए रिक्वायरमेंट होगी न्यूट्रिशन की। यस, वो खाना खाएगा, उसके फूड का डाइजेशन होगा, उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है। और उस फूड के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो न्यूट्रिएंट्स उसके ब्लड में जाके मिक्स हो जाएंगे, मतलब एब्सॉर्ब हो जाएंगे। और वो न्यूट्रिएंट्स उसके ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी के टिश्यूज़ की सेल्स तक पहुँचेंगे, जहाँ पे उसकी बॉडी की टिश्यूज़ की सेल्स क्या करेंगी, उस न्यूट्रिशन को, उस न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करेगी, उसका यूटिलाइजेशन करेगी और एनर्जेटिक होगी और अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेगी, जो हमारी सेल्स करती हैं बॉडी के अंदर। तो एक तो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की। दूसरी रिक्वायरमेंट है ब्रीथिंग यानी रेस्पिरेशन। वैसे बच्चों, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में अंतर होता है, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे जब हम इसी चैप्टर में रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, तो इसमें अंतर देखेंगे कि ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। फिलहाल आप इतना समझो कि सांस लेना यानी इंस्पिरेशन एंड सांस छोड़ना यानी एक्सपिरेशन, ठीक है। ये भी काफ़ी ज़रूरी है किसी भी ह्यूमन बीइंग को सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो रेस्पिरेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है बच्चों, सर्वाइव करने के लिए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फिनोमेना है सर्वाइव करने के लिए वो है एक्सक्रीशन। पहले समझते हैं कि एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है। तो देखो, ह्यूमन बॉडी के ब्लड में बहुत सारे नाइट्रोजीनियस वेस्टेज होते हैं। नाइट्रोजीनियस वेस्टेज मतलब बच्चों ऐसे वेस्टेज जिसके अंदर क्या कंटेन हो, नाइट्रोजन कंटेन हो, उसे नाइट्रोजीनियस वेस्टेज कहते हैं। जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, समझ रहे हो ना, क्रेटिनाइन हो गया, ये सब नाइट्रोजीनियस वेस्टेज होते हैं। इसके अलावा CO2 भी होते हैं, ठीक है, ये सब। तो इन सभी को ब्लड से निकालना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी बॉडी की किडनी क्या करती है, इन ब्लड में से इन नाइट्रोजीनियस वेस्टेज को अपने में ड्रेन कर लेती है, और फिर किडनी क्या करती है, इस नाइट्रोजीनियस वेस्ट को यूरिन में कन्वर्ट कर देती है, और फिर उस यूरिन को हम बॉडी से अपने पास आउट कर लेते हैं, मतलब टॉयलेट में कन्वर्ट कर देती है। और उस यूरिन यानी टॉयलेट को हम अब क्या करते हैं, अपनी बॉडी से पास आउट कर देते हैं। इसी फिनोमेना को कहते हैं बच्चों हम एक्सक्रीशन। क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट फिनोमेना है यहाँ पे वो है बच्चों, कौन सा, दैट इज सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है बच्चों, हमारी बॉडी की जो हार्ट है वो क्या करती है, हमारी बॉडी के सभी ब्लड को पंप करती है तेजी से, जिससे ब्लड पूरे बॉडी की टिश्यूज की सेल्स तक पहुंचता है। और यही ब्लड बॉडी के इसेंशियल कंपोनेंट जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गए, विटामिन्स हो गया, हॉर्मोन्स हो गए, उनको क्या करते हैं, बॉडी की टिश्यूज की सेल्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है बच्चों। तो लाइफ प्रोसेस का सिंपल सा मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ह्यूमन बीइंग को सरवाइव करने के लिए कुछ मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोसेस जैसे न्यूट्रिशन हो गया यानी डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, सर्कुलेशन, ठीक है। इन सब प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग को सरवाइव करने के लिए। तो इन्हीं सभी प्रोसेस को कलेक्टिवली कहते हैं बच्चों लाइफ प्रोसेस। तो क्या है लाइफ प्रोसेस, लिख सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों आज लाइफ प्रोसेस की। बच्चों मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है तो आप एडजस्ट कर लेना, लेकिन मैं जो लिखूंगा मैं बोल दूंगा कि क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, तो मैंने अभी बताया बच्चों जैसे कि लाइफ प्रोसेस में कुछ फिनोमिनास की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब लाइफ प्रोसेस में कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिनास होते हैं जिसका यूज़ लिविंग्स करते हैं सरवाइव करने के लिए। क्या कहा मैंने, दोबारा सुनो, कि लाइफ प्रोसेस में कुछ फिनोमिनास यानी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है जिसका यूज़ लिविंग्स यानी ह्यूमन बींग्स वगैरह करते हैं सरवाइव होने के लिए, सरवाइव करने के लिए। वो कौन कौन से हैं बच्चों। तो जो पहला जो है इसमें हमारा पहला वो है न्यूट्रिशन। कौन सा, न्यूट्रिशन। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फिनोमिना है बच्चों यहाँ पे वो है एक्सक्रीशन। फिर है इसके बाद इसमें बच्चों सर्कुलेशन, और
फाइनली जो है अगला यहाँ पे दैट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, पहले मैंने क्या लिखा है, न्यूट्रिशन। क्या लिखा है, न्यूट्रिशन। इसमें क्या होगा बच्चों कि जो ह्यूमन बींग्स वगैरह है, कोई भी लिविंग्स है, वो फूड को लेगा। उस फूड के अंदर क्या होते हैं बच्चों, इस फूड के अंदर तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स कंटेन होते हैं, तरह तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, जिसका डाइजेशन हमारी बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जैसे ही पूरी तरह से डाइजेस्ट होंगे कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो ये छोटे छोटे सिंपलर कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएंगे बच्चों, इसी को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। फिर ये न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में जाएगा और ब्लड के थ्रू ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के हर टिश्यूज़ की सेल्स तक पहुँचेंगे, जहाँ पे हमारी बॉडी की हर टिश्यू की सेल्स क्या करेंगी, इस ब्लड में से न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करेगी और एब्सॉर्ब करने के बाद उसका यूटिलाइजेशन करेगी, जिससे हमारी बॉडी की सेल्स एनर्जेटिक होगी, ठीक है, और फंक्शंस परफॉर्म करेगी। इसलिए तो देखा होगा हम खाना खाने के बाद हमें एनर्जेटिक फील होता है। तो सर्वाइव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना है न्यूट्रिशन, यानी एक तरीके से डाइजेशन। दूसरा है एक्सक्रीशन। जैसे मैंने बताया कि ह्यूमन की ब्लड में बहुत सारे नाइट्रोजीनियस वेस्टिस होते हैं। नाइट्रोजीनियस वेस्टिस मतलब ऐसे वेस्टिस जिसमें नाइट्रोजन कंटेन हो, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनाइन हो गया, ये सब बच्चों नाइट्रोजीनियस वेस्टिस होते हैं। तो ये सारे के सारे जो नाइट्रोजीनियस वेस्टिस जो हमारे ब्लड में है, ठीक है ना, ये नाइट्रोजीनियस वेस्टिस क्या होते हैं बच्चों, किडनी में फ़िल्टर हो जाते हैं और किडनी क्या करती है, इन नाइट्रोजीनियस वेस्टिस को कन्वर्ट कर देती है किसमें, यूरिन में। किसमें बच्चों, यूरिन में। और फिर इस यूरिन यानी टॉयलेट को क्या करते हैं, अपनी बॉडी से पास आउट कर देते हैं। इस फिनोमेना को एक्सक्रीशन कहते हैं। बच्चों हमारे ब्लड से, समझ रहे हो ना, ब्लड में जो नाइट्रोजीनियस वेस्टिस है, यूरिया वगैरह, इसको भी निकालना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी क्यों, क्योंकि अगर बॉडी के ब्लड से अगर ये नाइट्रोजीनियस वेस्टिस अगर नहीं निकलेगा, तो इस कंडीशन में हमारे ब्लड के अंदर जो यूरिया, यूरिक एसिड जो होंगे, यूरिया वगैरह, ठीक है, ये बढ़ते रहेंगे, ब्लड के अंदर बढ़ते रहेंगे और इसका अफेक्ट सीधा किडनी पे पड़ेगा। ठीक है, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ब्लड के अंदर यूरिया की जो क्वांटिटी है वो एक्सेसिव हो जाएगी, मतलब हाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, जो बुरी तरीके से क्या करेगी, हमारी किडनी को अफेक्ट करेगी। ठीक है, जिससे हमें रीनल फेलियर यानी किडनी फेलियर के चांसेस होने, किडनी फेलियर के चांसेस हो सकते हैं इससे बच्चों, मतलब किडनी फेलियर इससे हो सकता है। और यही मेन रीज़न है किडनी फेलियर होने का। समझे बच्चों, जब ह्यूमन के ब्लड में यूरिया एक्सेसिव क्वांटिटी में होता है, यानी जब हाईली क्वांटिटी में होता है बच्चों, तो इस कंडीशन को हम यूरेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, यूरेमिया। यूरेमिया मतलब, यूरेमिया मतलब कि जब ह्यूमन के ब्लड में यूरिया का एक्सेसिव अमाउंट जब होता है, तो इस कंडीशन को यूरेमिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला जो है वो है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में क्या होगा बच्चों कि जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को क्या करेगा, तेजी से पंप करेगा। क्या आपको पता है बच्चों, ह्यूमन का हार्ट अपनी एक बीट में 70 ml ब्लड पंप करता है आर्टरी के अंदर, और 1 मिनट के अंदर 5 लीटर ब्लड पंप करता है आर्टरी के अंदर। तो ये पता होना चाहिए आपको कि ह्यूमन का हार्ट अपनी एक बीट में 70 ml ब्लड पंप करता है हमारी आर्टरी में। इसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, और वहीं 1 मिनट में यही हार्ट क्या करेगा, 5 लीटर ब्लड पंप करता है इनटू दी आर्टरीज। इसे कार्डिक आउटपुट कहते हैं। तो ये हार्ट क्या करेगा सर्कुलेशन में, कि ये ब्लड को तेज़ी से पंप करेगा, जिसकी वजह से जो ब्लड है बच्चों, वो सीधा हमारे पूरे बॉडी के टिश्यूज़ की सेल्स तक पहुँचेगा। और इसी ब्लड के अंदर हमारे बॉडी की इसेंशियल कंपोनेंट जैसे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, हॉर्मोन्स, ये सब कंटेन होते हैं, और इसी ब्लड के थ्रू ये सारे इसेंशियल कंपोनेंट्स हमारे हर टिश्यूज़ की सेल्स तक पहुँचते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हार्ट बीट नहीं होगा तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि सर्कुलेशन भी एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है सर्वाइव करने के लिए। और आखिरी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ, इंस्पिरेशन यानी सांस लेना, सांस छोड़ना, इसके बिना तो कोई जीवित नहीं रह सकता। तो ये बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किसी भी लिंग्स को सर्वाइव करने के लिए। देखा मैंने, तो लाइफ प्रोसेस का सिंपल सा मतलब क्या है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग को या किसी भी लिविंग्स को सर्वाइव करने के लिए कुछ मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और उन्हीं सभी प्रोसेस को कलेक्टिवली बच्चों हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। जैसे न्यूट्रिशन हो गया,
इसके बिना ह्यूमन बींग सर्वाइव नहीं कर सकता, खाने के बिना नहीं कर सकता। एक्सक्रीशन भी करना जरूरी है, क्योंकि अगर यूरिन नहीं करेंगे या कोई भी लिविंग्स अगर यूरिन नहीं करेगा तो उसकी ब्लड में नाइट्रोजीनियस वेस्टेज की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, जो सीधा किडनी को अफेक्ट करेगी। तो एक्सक्रीशन भी एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, प्रोसेस है सर्वाइव होने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। अगला है सर्कुलेशन। ठीक है, इसमें हार्ट पंप करेगा आपका, अगर हार्ट पंप नहीं करेगा तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है सर्वाइव करने के लिए। और अगला है रेस्पिरेशन यानी ब्रीथिंग। ठीक है, वैसे बच्चों ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में अंतर होता है, इसे हम तब पढ़ेंगे जब इसी चैप्टर के अंदर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या अंतर है। फिलहाल आप समझो कि सांस लेना, सांस छोड़ने के बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस सिंपल सा मतलब बताया है कि किसी भी लिविंग्स को या किसी भी ह्यूमन बींग को सर्वाइव करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। ठीक है, इन्हीं सभी प्रोसेस को कलेक्टिवली बच्चों हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। दोबारा सुन, क्या होता है मैंने, किसी भी लिविंग्स को या ह्यूमन बींग्स को सर्वाइव करने के लिए बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिनास की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है सर्वाइव करने के लिए। इन्हीं सभी प्रोसेस को कलेक्टिवली बच्चों हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी, लाइफ प्रोसेस कहते हैं इसको। तो समझ आया लाइफ प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख सकते हैं बच्चों। तो इसकी डेफिनेशन ले सकते हैं यहाँ पर कि ऑल लिविंग्स रिक्वायर्स all living requires main important processes to survive, to to survive। और इंपॉर्टेंट प्रोसेस में कौन कौन आते हैं, हमारा न्यूट्रिशन डाइजेशन आ रहा है, एक्सक्रीशन आता है, सर्कुलेशन आता है एंड रेस्पिरेशन आता है। तो किसी भी लिविंग्स को या ह्यूमन बींग्स को सर्वाइव करने के लिए बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके थ्रू अपनी लाइफ को चलाते हैं वो। और वो इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है सारे, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन। इन्हीं सभी को कलेक्टिवली हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लाइफ प्रोसेस। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन बनता है क्या रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। कुछ बच्चे कहते हैं कि रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस का पार्ट है, तो कुछ का कहना है रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसका करेक्ट आंसर बताऊं बच्चों, तो रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस का पार्ट नहीं है। रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस का पार्ट नहीं है, क्योंकि बच्चों लाइफ प्रोसेस में वो सारे फिनोमिनास आते हैं जो लाइफ को चलाने के लिए ज़रूरी है। न्यूट्रिशन के बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता, एक्सक्रीशन के बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता, सर्कुलेशन के बिना भी इंसान जीवित नहीं रह सकता, और रेस्पिरेशन के बिना भी इंसान जीवित नहीं रह सकता। बट विदाउट रिप्रोडक्शन, बगैर रिप्रोडक्शन किए इंसान एक बार को जीवित रह सकता है। इसलिए कहा जाता है बच्चों कि रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस। तो ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि लाइफ प्रोसेस में वो सारे फिनोमिनास, वो सारे प्रोसेस आते हैं जो लाइफ को चलाने के लिए नीड है। बट विदाउट रिप्रोडक्शन एक बार को इंसान जीवित रह सकता है। बट इन चारों फिनोमिनास के बिना, इन चारों फिनोमिनास में से अगर कोई भी एक प्रोसेस नहीं होगा तो इंसान जीवित नहीं रह सकता। बट एक बार को रिप्रोडक्शन किए बिना इंसान जीवित रह सकता है। इसलिए कहा जाता है बच्चों कि लाइफ प्रोसेस में रिप्रोडक्शन का कोई पार्ट नहीं, मतलब रिप्रोडक्शन जो है वो लाइफ प्रोसेस का पार्ट नहीं है। तो ये ध्यान रखेंगे कि रिप्रोडक्शन जो है बच्चों, रिप्रोडक्शन जी, रिप्रोडक्शन जो है बच्चों वो लाइफ प्रोसेस का पार्ट नहीं है। तो समझ आया लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है। ठीक है, तो किसी भी लिविंग्स को या ह्यूमंस को सर्वाइव करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिनास की रिक्वायरमेंट होती है, और वो फिनोमिनास बच्चों ये हैं सारे जो लाइफ को चलाते हैं। ठीक है, इन्हीं सबको कहते हैं बच्चों हम लाइफ प्रोसेस। फिर मैंने बताया बच्चों कि क्या रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस का पार्ट है, तो मैंने इसमें ये बताया सिंपल सा कि लाइफ प्रोसेस में वो सारे प्रोसेस आते हैं, वो सारे फिनोमिनास आते हैं जो लाइफ को चलाने के लिए नीड है। इन फिनोमिनास में से अगर कोई एक फिनोमिना अगर बॉडी में नहीं होगा, जैसे मान लो सर्कुलेशन नहीं हुआ, हार्ट बंद हो गया, तो क्या इंसान सर्वाइव कर सकता है, नहीं कर सकता। बट एक बार को विदाउट रिप्रोडक्शन
बगैर रिप्रोडक्शन किए इंसान जीवित रह सकता है। इसलिए कहा जाता है बच्चों कि रिप्रोडक्शन जो है वो लाइफ प्रोसेस का पार्ट नहीं है। वैसे लाइफ के लिए है ज़रूरी ये भी, बट ये लाइफ प्रोसेस का पार्ट नहीं है रिप्रोडक्शन, क्योंकि लाइफ प्रोसेस में वो सारे फिनोमेनास आते हैं जो लाइफ के लिए नीड है, लाइफ को चलाने के लिए, ये सारे। बट रिप्रोडक्शन बिना किए इंसान एक बार को जीवित रह सकता है। इसलिए कहा जाता है बच्चों कि रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस का पार्ट नहीं है। ठीक है, इसमें पहले फिनोमेना करेंगे आज हम, न्यूट्रिशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, चलो चलते हैं फिर आगे। तो बच्चे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में कि न्यूट्रिशन क्या है। पहले बच्चों हम समझेंगे कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, फूड को लेने का जो प्रोसेस होता है, हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाने के अंदर क्या होता है बच्चों, तरह तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं बच्चों जो फूड के अंदर कंटेन होते हैं। तो उस फूड को हम खाते हैं और वो फूड कंप्लीट डाइजेशन के लिए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है बच्चों, फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, जिसमें जो ये बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ये सिंपलर सब्सटेंस में पूरी तरह से ब्रेक हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, ब्रेक हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, ब्रेक हो जाते हैं, और ये सिंपलर सब्सटेंस जो होते हैं बच्चों, ठीक है, ये हमारे ब्लड में जाके मिलता है, और ब्लड के थ्रू ये हमारी बॉडी के हर टिश्यूज़ के सेल्स तक पहुँचते हैं, जहाँ पे हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो इनका यूटिलाइजेशन करती है। ठीक है, एनर्जेटिक होती है अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो यही है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का सिंपल सा मतलब है बच्चों कि जो हम खाना खाते हैं अपनी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। तो डेफिनेशन ले सकते हैं इसके बच्चों यहाँ पे हम, कि डेफिनेशन ये है बच्चों यहाँ पे कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड, टेकिंग ऑफ फूड फॉर सपोर्ट द लाइफ, फॉर सपोर्ट द लाइफ। ठीक है, तो बच्चों हमारे खाना खाने का मेन पर्पस क्या है, ताकि हम अपनी लाइफ को सपोर्ट कर पाए, हम सर्वाइव रह पाए। तो न्यूट्रिशन का सिंपल सा मतलब होता है बच्चों कि फूड जो हम खाते हैं, ठीक है, किस लिए खाते हैं, ताकि हमारी जो लाइफ है वो सपोर्ट रह पाए, मतलब हम अपनी लाइफ को सपोर्ट कर पाए। मतलब फूड हम किस लिए खाते हैं, ताकि हमारी बॉडी की हर सेल्स, ठीक है, न्यूट्रिशन ले पाए, बॉडी की हर सेल्स एनर्जेटिक हो, ताकि वो सेल्स क्या करें, बॉडी के अंदर अपने फंक्शंस को परफॉर्म करें और हम सर्वाइव रह पाए। तो न्यूट्रिशन का सिंपल सा मतलब होता है बच्चों, फूड को टेक करने का जो प्रोसेस है, मतलब फूड को लेने का जो प्रोसेस है, प्रोसेस जिससे क्या होती है, हमारी बॉडी, हमारी लाइफ सपोर्ट रहती है। ठीक है, हम एनर्जेटिक फील करते हैं, हमारी बॉडी की टिश्यूज़ की हर सेल्स एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है। इसी पूरे प्रोसेस को बच्चों में कहते हैं न्यूट्रिशन। अच्छा, आपने एक टर्म और पढ़ा होगा इसमें, दैट इज, एक टर्म और पढ़ा होगा न्यूट्रिएंट्स, दैट इज न्यूट्रिएंट्स। कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बच्चों, तो न्यूट्रिएंट्स बच्चों एक तरह के इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। क्या कमेंट बच्चों, न्यूट्रिएंट्स एक तरह के इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं बच्चों, ठीक है, जिसका यूज़ हमारी बॉडी की सेल्स करती है, मतलब इसका जो यूटिलाइजेशन है बॉडी की सेल्स करती है। समझ रहे हो ना, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में अंतर है बच्चों। फूड को लेने का जो प्रोसेस है, क्या कहा मैंने, फूड को लेने का जो प्रोसेस है, मतलब फूड को खाने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, सॉरी, इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, फिर क्या करती है इसके बाद बच्चों, जो फूड में पड़ा हुआ जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है, जिसे प्रोटीन्स ब्रेक होते हैं अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो जाता है ग्लूकोज में, ठीक है,
फैट ब्रेक हो जाता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, समझ रहे हो ना। ये सिंपलर सब्सटेंस होते हैं और इन्हीं सिंपलर सब्सटेंस को हम कहते हैं बच्चों न्यूट्रिएंट्स। फिर ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बच्चों, हमारे ब्लड में जाता है और ब्लड में जाकर ब्लड के थ्रू ये बॉडी के हर टिश्यूज के सेल्स तक पहुंचता है, जहाँ पे हमारी बॉडी की टिश्यूज की सेल्स इन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करती है। तो अगर मैं न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में अगर डिफरेंस बताऊं, तो फूड को लेने का जो प्रोसेस है बच्चों, उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। और फूड के अंदर कंटेन होते हैं तरह तरह के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, न्यूक्लिक एसिड, ये सब। जहाँ पे क्या होते हैं बच्चों की इन फूड के अंदर ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है आफ्टर डाइजेशन ये सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिंपलर सब्सटेंस में जैसे प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड सिंपलर सब्सटेंस है। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, ठीक है ना बच्चों। इसके अलावा जो हमारे फैट होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। तो ये सब सिंपलर सब्सटेंस होते हैं। इन्हीं सिंपलर सब्सटेंस को बच्चों हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। फिर ये न्यूट्रिएंट्स ब्लड में जाते हैं और ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के हर टिश्यूज की सेल्स तक पहुंचते हैं, जहाँ पे हमारी बॉडी की हर टिश्यूज की सेल्स इस न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करती है, ठीक है, एनर्जेटिक हो जाती है यूटिलाइज करने के बाद और अपनी एक्टिविटीज को फर्दर परफॉर्म करती है, ठीक है। तो ये है न्यूट्रिएंट्स। और फूड को लेने का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो है न्यूट्रिशन। समझ रहे हो बच्चों, तो ये अंतर है न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स में। चलो बच्चों हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो बच्चों, न्यूट्रिशन मेनली टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा जो होता है बच्चों वो होता है हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक, तो एक एक करके इनकी बात करते हैं बच्चों। पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, ये क्या होते हैं। देखो बच्चों, ऑटो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। तो बच्चों ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो अपना फूड खुद बनाते हैं, जो अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, और उसको वो खुद ही यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, ऐसे टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो एनिमल्स अपना फूड खुद बनाते हैं या जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स की अगर बात करें, जैसे आप सभी जानते हैं प्लांट्स, तो जो आपने लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है, और वो खुद ही उसको यूटिलाइज करते हैं। तो ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का सिंपल सा मतलब ये है बच्चों, जिसमें ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद बनाए और उस फूड को वो खुद ही यूटिलाइज करे, समझ रहे हो ना। तो ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को या कह सकते हैं बच्चों ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद बनाए और उस फूड के न्यूट्रिशन को वो खुद ही यूटिलाइज करे, ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को बच्चों हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है प्लांट। और भी एग्जाम्पल है बच्चों जैसे एल्गे। एल्गे बच्चों ये एक यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है इसके अंदर बच्चों, क्लोरोफिल। और इसी क्लोरोफिल की वजह से एल्गे भी अपना फूड खुद बनाता है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे सम प्रोटोजोन्स हो गए। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जो होता है बच्चों ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं बच्चों जो अपना फूड खुद बनाते हैं, जैसे अमीबा। अमीबा अपना फूड खुद बनाता है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, समझ रहे बच्चों। क्या आप लोगों को पता है कि ये प्लांट्स, एल्गे और सम प्रोटोजोन अपना फूड खुद क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनके अंदर बच्चों एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्लोरोफिल बच्चों क्या करते हैं, सन की लाइट को कैप्चर करते हैं, ठीक है, ठीक है, और उसी के थ्रू ही अपना फूड बनाते हैं। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस करते हैं।
इसको भी हम पढ़ेंगे इन डिटेल्ड। इतनी बात समझ आए बच्चों? तो क्या है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद बनाए और उसको खुद ही यूटिलाइज कर ले, ऐसे टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं बच्चों ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद बनाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑटोट्रॉफ्स। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो चलो पहले हम बात करेंगे बच्चों फोटोसिंथेसिस की, कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कैसे करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो समझते हैं बच्चों कि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है। तो बच्चों फोटोसिंथेसिस जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है फोटो, जिसका मतलब होता है लाइट, और दूसरा है सिंथेसिस, मतलब बिल्डअप। सिंथेसिस मतलब बिल्डअप। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बच्चों, कि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लाइट का यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल अपना फूड खुद बनाते हैं। तो इसमें क्या होगा बच्चों, कि क्लोरोफिल, पहले समझते हैं क्लोरोफिल क्या है बच्चों। अगर मैं क्लोरोफिल का मतलब बताऊं यहाँ पे, तो क्लोरोफिल है क्या बच्चों? देखो, लीफ है ये, सपोज ये लीफ है बच्चों प्लांट की। ठीक है, क्या है? प्लांट की लीफ है। प्लांट की लीफ के अंदर बच्चों एक स्पेशल टाइप की सेल होती है, जिसे हम मीसोफिल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको? मीसोफिल सेल। इस मीसोफिल सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेली होता है। सेल ऑर्गेनेली क्या होता है? इस मीसोफिल सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेली होता है। ऑर्गेनेली मतलब सेल का जो लिविंग पार्ट है ना बच्चों, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम्स हो गए। तो सेल का जो लिविंग पार्ट है बच्चों, लिविंग पार्ट, उसे हम सेल ऑर्गेनेली कहते हैं। ठीक है, तो इसी सेल ऑर्गेनेली में एक स्पेशल टाइप का सेल ऑर्गेनेली होता है बच्चों, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। कहते हैं बच्चों क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये भी एक टाइप का सेल ऑर्गेनेली है। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर बच्चों क्या होता है, हमारा क्लोरोफिल होता है। क्या है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल बच्चों एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। तो मैंने क्या बताया बच्चों, सेल है, लीफ है प्लांट की। प्लांट की लीफ में एक स्पेशल टाइप की सेल होती है बच्चों, जिसे मीसोफिल सेल कहते हैं। इस मीसोफिल सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेली होता है, मतलब जो सेल का जो लिविंग पार्ट है बच्चों, उसे सेल ऑर्गेनेली कहते हैं। तो इस मीसोफिल सेल के अंदर एक स्पेशल टाइप का सेल ऑर्गेनेली होता है, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है बच्चों, हमारा एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो समझ आया क्लोरोफिल क्या है और ये कहाँ होता है। ये मीसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ये पोजीशन है क्लोरोफिल की। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, चाहिए तो। हम्म, तो फोटोसिंथेसिस में होता क्या है बच्चों, कि जो लाइट एनर्जी है, मतलब क्या होगा बच्चों कि प्लांट के लीफ में जो क्लोरोफिल है, वो क्लोरोफिल क्या करेगा, सन से निकलने वाली जो सनलाइट है, ये उस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और आप सभी जानते हैं बच्चों की जो लाइट है, ये एक एनर्जी की फॉर्म है। मतलब कि लाइट एक तरह की लाइट एनर्जी है, ये क्या एक तरह की है, लाइट एनर्जी। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बच्चों, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें केमिकल एनर्जी में। देखो इसमें होगा क्या, सिंपल सा, प्लांट है, प्लांट की लीफ के अंदर क्या है, क्लोरोफिल है। वो क्लोरोफिल क्या करेगा, सन से आने वाली जो सनलाइट है, उसको ये कैप्चर कर लेगा। क्या कर लेगा? कैप्चर कर लेगा। ठीक है, और कैप्चर करने के बाद वो उसी का यूज़ करके, मतलब इसी सनलाइट की एनर्जी यानी लाइट एनर्जी का यूज़ करके अपना फूड बनाएगा, यानी केमिकल एनर्जी। समझ रहे हो ना बच्चों? इसमें एक टर्म और पढ़ना है बच्चों आपको, स्टोमेटा। क्या? स्टोमेटा।
बता देता हूँ कि स्टोमेटा है होता क्या है बच्चों। तो देखो मान लो ये लीफ है, इस तरह से ये लीफ है बच्चों। ये लीफ का जो अपर सरफेस होता है ना, देखा मैंने, लीफ का जो अपर सरफेस है इसे हम कहते हैं एपिडर्मल सरफेस। क्या कहते हैं? एपिडर्मल सरफेस। इस एपिडर्मल सरफेस पे बच्चों बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे यानी टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे इस तरह से, इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं। इन्हीं टाइनी पोर्स को बच्चों हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा क्या है? एक तरह के टाइनी पोर्स हैं बच्चों, जो कि लीफ की अपर सरफेस, जिसे एपिडर्मल सरफेस कहते हैं, इस पे प्रेजेंट होते हैं। तो स्टोमेटा क्या है बच्चों? सिंपल से कह सकते हैं कि लीफ का जो अपर सरफेस होता है जिसे एपिडर्मल सरफेस कहते हैं, इस एपिडर्मल सरफेस पे बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन्हीं पोर्स को स्टोमेटा कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है बच्चों? जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, CO2 को एब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है ना? तो मतलब प्लांट एक तरह गैसेस एक्सचेंज करते हैं, O2 छोड़ते हैं, CO2 ले लेते हैं। तो ये जो O2 प्लांट से बाहर और CO2 बाहर से जो प्लांट के अंदर आता है, वो स्टोमेटा के थ्रू ही आता है। किसके थ्रू आता है? स्टोमेटा के थ्रू। ये सबसे इम्पोर्टेंट मेन फंक्शन है स्टोमेटा का, कि प्लांट में जो गैसेस एक्सचेंज होते हैं, प्लांट O2 छोड़ता है, CO2 को एनवायरनमेंट से एब्सॉर्ब करता है, ठीक है? तो O2 प्लांट से बाहर जाता है, CO2 बाहर से प्लांट के अंदर आता है, तो वो किसके थ्रू आ पाता है? वो ये स्टोमेटा के थ्रू ही आ पाता है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट मेन फंक्शन है गैसेस एक्सचेंज। क्या है मेन फंक्शन इसका? गैसियस एक्सचेंज। और दूसरा जो मेन फंक्शन है स्टोमेटा का बच्चों, वो है ट्रांसपीरेशन। क्या है? ट्रांसपीरेशन। क्या है बच्चों? ट्रांसपीरेशन। अभी ट्रांसपीरेशन क्या होता है? देखो बच्चों, ट्रांसपीरेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जब कोई प्लांट, देखो बच्चों, प्लांट के अंदर जो वाटर है, प्लांट उसे यूज़ कर लेता है। अगर प्लांट के अंदर एक्सेसिव वाटर मतलब एक्स्ट्रा वाटर बच गया है, तो प्लांट उस एक्स्ट्रा वाटर को लॉस कर देता है वेपर की फॉर्म में। तो जब बच्चों प्लांट से जब वाटर लॉस होता है वेपर की फॉर्म में, तो इसी प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और ये वाटर लॉस कहाँ से होता है? ये स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है बच्चों, इतने बात समझे स्टोमेटा के बारे में। दो मेन फंक्शन होते हैं स्टोमेटा का, पहला है गैसेस एक्सचेंज, ठीक है, और दूसरा है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन मतलब अगर प्लांट के अंदर एक्सेसिव मतलब एक्स्ट्रा वाटर बच गया है, तो प्लांट क्या करता है? उस एक्स्ट्रा वाटर को लॉस कर देता है, ठीक है, वेपर की फॉर्म में। और वो कहाँ से लॉस करता है? बाहर की तरफ। स्टोमेटा के थ्रू ही करता है। इसी प्रोसेस को बच्चों हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। आई थिंक आपको समझ आया होगा कि स्टोमेटा है क्या और उसके क्या फंक्शंस हैं। बच्चों, स्टोमेटा के अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसे गार्ड सेल कहते हैं। GUARD, गार्ड सेल। क्या कहते हैं? गार्ड सेल। तो ये स्टोमेटा की सेल है बच्चों, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और स्टोमेटा को डिटेल में आप क्लास 11th में पढ़ोगे इन डिटेल, कि स्टोमेटा के अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसे गार्ड सेल कहते हैं। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बच्चों कुछ इस तरीके से होता है। देखो, ये जो गार्ड सेल होती है बीन शेप्ड होती है, जैसे राजमे के दाने नहीं होते उसी की तरह, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ये गार्ड सेल है बच्चों, ठीक है। और इसके बीच में दिख रहा है बच्चों ये छोटा सा पोर, ये बहुत छोटा होता है लेकिन मैंने बड़ा बड़ा बना दिया, इसे स्टोमेटल अपर्चर कहते हैं। स्टोमेटल अपेर्चर कहते हैं इसको। और इसी स्टोमेटल अपेर्चर के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती है, वाटर लॉस होता है, ठीक है। यह है गार्ड सेल, स्टोमेटा की सेल, GUARD, गार्ड सेल। और इस गार्ड सेल के चारों तरफ बच्चों इस तरीके से एक स्पेशल टाइप की सेल और होती है, इसके चारों तरफ इस तरीके से। इस तरीके से बच्चों, ठीक है। इन्हें बच्चों हम एक्सेसरी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक्सेसरी सेल। तो ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है कि स्टोमेटा में एक स्पेशल टाइप की सेल होती है बच्चों, जिसे गार्ड सेल कहते हैं।
जो कि बीन शेप्ड होती है, राजमे के दाने की तरह। फिर इस गार्ड सेल के बीच में छोटा सा पोर होता है बच्चों, जिसे स्टोमेटल अपेर्चर कहते हैं, और इसी स्टोमेटल अपेर्चर के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती है और ट्रांसपिरेशन होता है। और इस गार्ड सेल के चारों तरफ एक स्पेशल टाइप की सेल और होती है जो कि गार्ड सेल को सराउंड करती है चारों तरफ से, इसे कहते हैं एक्सेसरी सेल। तो बच्चों एक्सेसरी सेल प्लस गार्ड सेल प्लस स्टोमेटल अपेर्चर, इनको कलेक्टिवली कहा जाता है स्टोमेटल एपेरेटस। क्या कहा जाता है इनको कलेक्टिवली? स्टोमेटल एपेरेटस। एपेरेटस, APPARATUS। आई थिंक अब आपको स्टोमेटा समझ आया होगा कि स्टोमेटा क्या है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, फिर बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की। तो चलो बच्चों बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। तो बच्चों यहाँ पे होगा क्या, देखो फोटोसिंथेसिस में कि जो प्लांट है वो CO2 को एब्जॉर्ब करेगा और ये CO2 स्टोमेटा के थ्रू प्लांट के अंदर जाएगा। मैंने आपको स्टोमेटा इसलिए समझाया है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्टोमेटा वर्ड यूज़ करता तो आपको समझ नहीं आता, इसलिए पहले मैंने आपको इन डिटेल स्टोमेटा बताया कि क्या होता है। तो प्लांट क्या करेगा, CO2 को एब्सॉर्ब करेगा और ये CO2 स्टोमेटा के थ्रू प्लांट के अंदर जाएगी। ठीक है बच्चों, ये CO2 गया। अब क्या होता है प्लांट के अंदर, मैंने बताया कि प्लांट के अंदर होता है वाटर, जिसमें से कुछ वाटर का यूज़ प्लांट कर लेता है और जो एक्स्ट्रा वाटर बच जाता है प्लांट में, प्लांट उसे लॉस कर देता है बाहर की तरफ वेपर की फॉर्म में, जिसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। किसके थ्रू लॉस करता है वो? स्टोमेटा के थ्रू ही लॉस होता है वो। ठीक है, तो ये जो CO2 प्लांट के अंदर गया है वो वाटर से रिएक्ट होता है, वाटर के साथ कंबाइंड होता है हमारे क्लोरोफिल, तो वो क्लोरोफिल आ गया, क्लोरोफिल और सनलाइट H न्यू। बच्चों ये सनलाइट का साइन है। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, जो CO2 है ये प्लांट के अंदर जाएगा स्टोमेटा के थ्रू, जहाँ पे ये CO2 इस वाटर के साथ कंबाइंड होगा क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, जहाँ पे बच्चों क्या होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में ये कंबाइंड होगा, जहाँ पे बच्चों क्या होगा, जो CO2 है इस CO2 का रिडक्शन हो जाएगा। क्या होगा? CO2 का रिडक्शन होगा। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इस CO2 से हाइड्रोजन जुड़ेगा और जैसे ही बच्चों इस CO2 का रिडक्शन होगा वैसे ही ये CO2 क्या करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज यानी C6H12O6, ग्लूकोज प्लस O2, तो ये बन गया बच्चों यहाँ पे ग्लूकोज। तो मैंने क्या बताया बच्चों, सिंपल सा मैंने बताया कि जो CO2 है वो प्लांट के अंदर जाएगा स्टोमेटा के थ्रू, फिर ये CO2 वाटर के साथ कंबाइंड होगा क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, जहाँ पे ये CO2 का रिडक्शन हो जाएगा। जहाँ पे इस CO2 का क्या होगा बच्चों, रिडक्शन होगा, मतलब इस CO2 से हाइड्रोजन आके ऐड होगा और जैसे ही CO2 का रिडक्शन होगा वैसे ही बच्चों क्या होगा, ये CO2 रिड्यूस्ड हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस साथ में क्या होगा, कुछ O2 भी इवॉल्व होगी। इतना समझ आई? तो इससे एक बात चल रहा है बच्चों कि ये जो प्लांट है ये जो अपना फूड जो बनाता है ये ग्लूकोज की फॉर्म में बनाता है। ठीक है, अभी जो फूड है प्लांट का ग्लूकोज, प्लांट के अंदर एक टिश्यू होता है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा फ्लोएम नाम का। क्या, कौन सा नाम का? फ्लोएम नाम का। प्लांट में एक टिश्यू होता है फ्लोएम नाम का। तो जैसे ही प्लांट में फूड बनेगा ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है, तो ये ग्लूकोज क्या होगा बच्चों, फ्लोएम एक टिश्यू होता है, इसके थ्रू प्लांट की हर पार्ट तक ये फूड जाएगा और प्लांट में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच गया है, बच जाएगा, प्लांट में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचेगा ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज क्या होगा, स्टार्च की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में प्लांट की लीफ में जाके स्टोर हो जाएगा। स्टार्च बच्चों एक टाइप का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे पॉलीसेकेराइड कहते हैं। ये आप क्लास 11th में पढ़ोगे, इतना फिलहाल याद रखें। ठीक है बच्चों, मैंने क्या कहा? ठीक है, तो ये क्या होगा, CO2 वाटर से रिएक्ट होगा क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में, जहाँ पे CO2 का रिडक्शन होगा, जिसके रेस्पॉन्स में ये CO2 क्या होगा बच्चों, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे एक बात चल रहा है बच्चों, इससे एक बात पता चलती है कि प्लांट अपना फूड ग्लूकोज की फॉर्म में बनाता है। ठीक है, और फिर ये ग्लूकोज
फ्लोएम टिश्यू की हेल्प से प्लांट की हर पार्ट, उसके लीफ, स्टेम, रूट, ब्रांचेस हर पार्ट तक पहुंचती है, जहाँ पे प्लांट की सेल्स इस ग्लूकोज का यूज़ करती है अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच गया है प्लांट में, वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज क्या होगा बच्चों, प्लांट की लीफ में स्टोर हो जाता है स्टार्च की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है ना? स्टार्च जो एक टाइप का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसे पॉलीसेकेराइड्स भी हम कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये है बच्चों हमारा क्या? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और जो एनिमल्स अपना फूड खुद बनाते हैं उसे ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, मतलब ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि ये अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं या कहीं और से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, बट ये अपना फूड खुद नहीं बनाएंगे। ऐसे एनिमल्स को हीट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं: पैरासाइट्स, सेप्रोफाइटिक एंड सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इसे हम इन डिटेल्ड नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।